Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Sky. तो we are back with a new video on chapter electricity of class 10. इसमें हम क्या पढ़ने वाले बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर ना इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर दो पार्ट्स में कर लेंगे अगर ज्यादा हुआ ना, क्योंकि हमें अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है, और मस्त बनाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, सबसे पहले बताएंगे। तो बेटा ये पहली बात तो ये सोच लेना कि ये न्यूमेरिकल्स पर्पज से ना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोर्ड्स में काफी न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर से बनते हैं और कंसेप्ट भी बनते हैं एब्सोल्युटली। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसकी यूजेस क्या है। भाई कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमें यूजेस, उसकी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि है क्या चीज, यूजेस मेन पता होने चाहिए। क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट लाना है ना किसी भी चीज के प्रति, तो हमें पता होना चाहिए कि आगे जाके ऐसे यूज होने वाली है, ठीक है। इनफैक्ट यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ। आप रोजाना लाइफ में बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसा अभी मैं इस रूम में खड़ा हूं, मैं इस कैमरा से बना रहा हूं, तो कैमरा के अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, कहीं ना कहीं बैटरी लगी हुई है ना यार। और फिर इधर ये लाइट्स हैं, फैन, एसी, कूलर्स, ये सभी चीजें किस चीज से चलती हैं, वॉशिंग मशीन्स, हीटर्स आजकल हम यूज कर रहे हैं, सारे के सारे अप्लायंसेस किसकी मदद से चल रहे हैं, ओनली ऑन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का ना आज के टाइम पे बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज बन रही है, इंडस्ट्रीज में बनती है, और इंडस्ट्री में ये पैन है, ये कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज XYZ, सारी की सारी इंडस्ट्रीज में बन के आती हैं, और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बाकी कुछ और चीजें होती हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। तो होती क्या है ये आज पढ़ते हैं। तो बेटा ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम कुछ भी चीज कर सकते हैं। जैसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी ली हमने, इलेक्ट्रिसिटी ली, और इससे हमने गर्मी जनरेट कर दी, कैसे, हीटर की मदद से। इससे हमने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर दी, कैसे, ये फैन चला दिया है ना। और आजकल तो ईवी भी आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ियां चल रही हैं यार बिजली से। तो सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो आप समझ से बेटा ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले ना मेरे पास दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आता है चार्ज, ठीक है। और चार्जेस बेटा दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। चार्ज, देखो चार्ज का मतलब क्या है ना, कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर जो एक छोटा सा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो कि फ्लो करता है, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको होल्स बोल देते हैं, वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक वायर है मेरे पास, वायर है मेटल का, ठीक है, मेटल का वायर है। उस मेटल के वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। याद रखना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब हम इसमें वोल्टेज देते हैं। जब हम इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो इसके अंदर से ना ऐसे ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिसके अंदर से। जैसे सपोज करो ये कंडक्टर है बेटा, और यहाँ पे मैंने इसमें एक क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बताओ जरा किधर की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके किधर जाएंगे, इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा, करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि करंट जो है बेटा वो फ्लो करता है किसके, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। पता नहीं ये चीज, नहीं पता तो सब मैं पढ़ाने वाला हूं इसी चैप्टर में, सब सुनते जाना बस। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम नापते किसमें, कूलम्ब्स में नापते हैं। और ये एक चार्ज को कैरी करती है, एक एनर्जी को कैरी करती है एक तरीके से, ठीक है। लेट्स गो अहेड। ये बेटा दो तरीके के हो जाते हैं, अपोजिट, जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के हैं, तो अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों को एक पास लेके आऊं, ठीक है, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को एक पास लेके आऊं, तो पास आने पर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि जो सेम चार्जेस है वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रही है सारी चीजें। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस या फिर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब एक बात आती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा कि चार्ज को यानी कि Q को, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं बेटा, Q से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ना, इसकी यूनिट जो है वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम्स होती है। कूलम क्या है, कूलम किसी साइंटिस्ट का नाम था, उसने चार्ज को डिस्कवर किया था, इसलिए उसका यूनिट में हमने, यूनिट का नाम हमने कूलम रख दिया, ओके।
अब जैसा हम कहते हैं भाई 1 किलो वजन है मेरा, तो वजन को किस में नाप रहे हैं हम, वेट को किस में नाप रहे हैं हम, 1 केजी में नाप रहे हैं। इसी तरीके से चार्ज, कितना चार्ज है, तो चार्ज को किस में नापेंगे, कूलाम में नापेंगे। जैसे इसके ऊपर कितना कूलाम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलाम चार्ज है, इतना कूलाम चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर इतना कूलाम चार्ज है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, ठीक है। एक और थोड़ा सा मैं डीप में बता रहा हूं, देखो एक बात मुझे बताओ कि एक कूलाम चार्ज के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि एक कूलाम से भी बहुत छोटा है, ध्यान से देखो 1.6 × 10⁻19 है, इसका मतलब -19 मतलब नीचे जाकर वो +19 हो जाएगी पावर, है ना, ये नीचे आएगी तो पावर +19 हो जाएगी। 10 की पावर +19 का मतलब है 10 के आगे 1 के आगे 19 जीरोस, उससे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, 0.0000018 बार 0 और फिर 16, 0.18 बार 0 फिर 16, इतनी छोटी वैल्यू, सिर्फ इतना कूलाम है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, इतना सा चार्ज है। तो मैं कहूं कि अगर एक कूलाम के अंदर कितने होंगे, तो मैं एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकालूंगा, तो मैं 1/1.6 × 10⁻⁻19 करूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक कूलाम में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ, बोलो। इसमें होता है बेटा 6.25 × 10⁻18, कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18 प्लस का 18 है, ध्यान रखना, इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक कूलाम के अंदर, ठीक है बेटा, एक कूलाम के अंदर क्या पाया जाता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, समझ आई आपको बात, ठीक है। तो एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलाम एक तरीके का ऐसा थैला हो गया, उसके अंदर इतने सारे मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तब जाकर मैं कहूंगा उस थैले को कि एक कूलाम है, दिस इज एक कूलाम, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब 1 कूलाम बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना सा कूलाम होता है, ओके, आगे चले, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बताओ। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि गुड आई मीन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दें, है ना। अ कंडक्टर इज अ मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कि करंट को फ्लो करा दे या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे। और हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इंसुलेटर्स आर समथिंग और मटेरियल, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, उनको पास नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों, क्योंकि बेटा उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्या नहीं होते, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसका मतलब कंडक्टर्स में होते हैं, हाँ बिल्कुल, और बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, मेटल्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए सारे के सारे जो मेटल्स है ना वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जो बाकी नॉन मेटल्स हो गए वो सबके सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, समझ आया। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं बीच के, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब ना तो ये पूरी तरह कंडक्टर है ना ही पूरी तरह इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, जो कि आप 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे कि सारे के सारे मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सभी के सभी इंसुलेटर्स होते हैं। अब कंडक्टर्स में बेटा दो तरीके के होते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। अब जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में जो वायर्स लगे हुए हैं ना वो किसके लगे हुए हैं, कॉपर के लग रहे हैं या फिर एल्युमिनियम के लग रहे हैं, क्या वो आयरन के लग रहे हैं, नहीं। आयरन का वायर क्यों नहीं बनाते हम, क्योंकि जो आयरन है वो बैड कंडक्टर है, कंडक्टर तो है लेकिन बुरा कंडक्टर है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब ये बुरा कंडक्टर और अच्छा कंडक्टर कैसे बनता है, भाई कोई तो स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी ना जो इसको जज करेगी, तो बेटा वो जो जज करती है वो होता है उसका रेजिस्टेंस, कि उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है वो उतना ही बेकार कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा हूं बेटा तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए पूरी तरह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना वो इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंची नहीं पूरी की पूरी जितनी मैंने भेजी है यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। तो रेजिस्टेंस वगैरह सभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी ना दो तरीकों की होती है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है कि चार्ज स्टेबल होता है, चार्ज क्या होता है, स्टेबल होते हैं, रुके हुए होते हैं एक जगह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बचपन में हम ऐसे करते थे, कॉम से या स्केल को ऐसे रब करते थे अपने बालों में और फिर पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़ों को उनसे चिपकाते थे। तो स्केल पर जो चार्ज आते थे ना, पता नहीं ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक क्लास में भी आता है। तो जब आप उसको रब करते तो उस पर ना चार्ज आ जाते हैं, रब करने से चार्ज जनरेट हो जाता है उस पर। फिर जब हम छोटे छोटे पीसेस को करते हैं तो वो चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं, चार्ज उस पर, वो जो पेजेस है छोटे छोटे टुकड़े पीसेस वो स्केल पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो चार्जेस की वजह से, अब चार्जेस बेटा जब स्टेबल होंगे, जैसा वहां पर जो है वो चार्जेस स्टेबल हैं, ऐसे चिपक गए, वहां पे चार्जेस आ गए, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक नाम से ही समझ आ रहा है, स्टेट है, स्टैटिक है मतलब रुके हुए हैं, तो चार्जेस जब रुके होंगे तब उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा फिर, दूसरा जो बोला मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ये होता है जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट हो गया मतलब, अभी बताया ना, जब ये चार्जेस इधर की तरफ फ्लो करेंगे तो करंट जनरेट हो जाएगा और करंट जो है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के, तो बेटा इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक क्वांटिटी आती है, एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता क्या होता है, देखो अगर मैंने एक पेंसिल ली, ठीक है, अप्सरा की ले लेते हैं, सुनो, ये एक वायर है, इसको आप वायर समझो, ठीक है, बहुत लंबा वायर है बेटा आगे तक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो जब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने ले रखा है, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज को मैं इनफाइनाइट से ला रहा हूं, इनफाइनाइट तक लंबा है वायर, ठीक है, बहुत लंबा वायर है। इनफाइनाइट से मैंने उस चार्ज को खसेड़ते हुए लेके आ रहा हूं, मैं ड्रैग करते हुए डिंग 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 यहां तक लेके आया मैं, ठीक है। तो वहां से लेके इसको यहां तक लाने में बेटा कितनी एनर्जी खर्च हुई है, वहां से लेके यहां तक इसको लाने में कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन लगा है, कितना वर्क डन हुआ, इसको वहां से लेके यहां तक आने में जो वर्क डन हुआ वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पता चल रहा है, एक तो हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना सिंपल पोटेंशियल ही बोलते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा डिफरेंस मतलब क्या होता है, जब दो चीजों को हम माइनस करते हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज ये एक वायर है, ये इतना सा वायर है बेटा, यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर और अच्छे से अगर मैं समझाऊं बुक इस लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं बेटा, तो इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दोबारा सुनना बेटा कि द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लेके जाते हैं और कितना जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप कहोगे ऐसा ही कुछ तो आपने भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बेटा बहुत माइनर सा, क्या ये वायर था इनफाइनाइट लंबा, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे थे, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे थे, तब तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम हम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लेके जा रहे थे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लेके जा रहे थे, तब कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया, क्योंकि यहां पर दो पॉइंट्स के बीच की बातें चल रही हैं, जैसे ये एक वायर है और ये सपोज करो इधर तक इनफाइनाइट लंबा है, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट्स है, ये इनफाइनाइट है बेटा। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का क्यू है, सपोज प्लस का 1 कूलाम्ब है या फिर, ठीक है, उस 1 कूलाम्ब को मैं ड्रैग करते हुए यहां तक लेके आया, तो यहां तक जो लेके आया वो कहलाएगा वीबी, ठीक है, वीबी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। फिर मैं इसी पोटेंशियल चार्ज इसी चार्ज को मैं यहां से लेके बेटा यहां तक लेके आया, तब ये कहलाएगा वीए। यहां तक जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वीए होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वीए होगा। सुनना ध्यान से, मैंने बोला वीबी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वहां से लेके यहां तक लाने में वीए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा इन दोनों के बीच में, तो जब मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस करूंगा तो वीए माइनस वीबी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये कहलाएगा वीएबी या वीबीए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये कहलाएगा वीबीए क्योंकि वीए माइनस वीबी कर रहे हैं। समझ आया, तो जब मैंने इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस किया तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वर्क डन हुआ ये पता चला, ठीक है बेटा, तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस के फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको नापते किस में बेटा, तो इसको हमने क्या बोला पहले ये बताओ, इसको हमने बोला कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसका जो फॉर्मूला वो भी क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि अगर मैं V का फॉर्मूला लिखूं तो V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि
पर चार्जेस, ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है कितने चार्जेस को कैरी करने में, या एक चार्ज को कैरी करने में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो फॉर्मूला भी बेटा डेफिनेशन से ही आता है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से नया सा आ गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आगे सुनना बेटा, तो अगर मैंने कह दिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट कर रहा हूं और उसका जो फॉर्मूला W अपॉन Q है, तो इसका W की जरा आप बताना यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और बेटा Q की क्या होती है, कूलाम्स होती है, ठीक है। तो V की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, 1 जूल पर कूलाम, या फिर जूल पर कूलाम, सिंपल इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज को, अभी वोल्टेज क्या बोला मैंने, तो वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। जो आप कहते हो ना घरों में कि कितना वोल्टेज आ रहा है, भाई हमारे घर में अभी डिम लाइट आती है ना कभी कभी घर में, तो वो ना वोल्टेज कम आ रहा होता है। जनरली कितना आता है हमारे घर में बताओ, 220 वोल्ट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इंडस्ट्रीज में कितना जाता है, तो 440 वोल्ट जाता है, ठीक है। 440 वोल्ट क्या होता है, 3 फेज वोल्टेज होता है, और 220 वोल्ट क्या होता है, सिंगल फेज वोल्टेज होता है। चलो ये सब बातें वैसे आपके काम की कमी है, ठीक है, बट फॉर नॉलेज यू कैन टेक इन योर माइंड, ओके, आप ये दिमाग में कीप कर सकते हो, रख सकते हो। आगे बात आती है बेटा कि हमने देख लिया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है V से डिनोट करते हैं, W अपॉन Q इसका फॉर्मूला होता है, और अगर हम यूनिट यहां से निकालते हैं तो जूल पर कूलाम आ जाती है। बट इसकी जो SI यूनिट होती है ना बेटा वो वोल्ट होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। जैसे हम कह रहे हैं 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, ओके। अब अगर सपोज करो मुझे एक वायर दे दे या एक एलिमेंट दे दे, मुझे पता लगाना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। अगर मुझे वोल्टेज नापना है किसी भी चीज के अक्रॉस, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, वोल्ट मीटर नाम का एक यंत्र यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर बेटा आपने देखा होगा आपके घर में अगर मोटर लग रही हो ना, मोटर कौन सी, समरसिबल जो होता है ना, तो उसकी जो स्टार्टर होता है ना व्हाइट से कलर का होता है, उसमें 2 मीटर्स लगे होते हैं। तो एक वोल्ट मीटर होता है, एक एमीटर होता है, एमीटर दोनों भी बताऊंगा। वोल्ट मीटर तो आ गया, करंट को नापता है, एमीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर उसमें सुई ऐसे घूमती है, वही वोल्ट मीटर होता है बेटा। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर्स वोल्टेज। ये क्या करता है, मेजर्स वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है। ये किस में मेजर करता है, वोल्ट्स में मेजर करता है, किस में, वोल्ट्स में। और इसको हमेशा किस में लगाया जाता है बेटे, इसको लगाते हैं हमेशा पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल टू दैट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, जिसमें हम इसको नाप रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो उसके पैरेलल में हम इसको लगा देते हैं वोल्ट मीटर को। इसका भी रीजन है, क्या रीजन है वो हम बता सकते हैं, चलो बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। होता क्या है ना बेटा कि ये जो हमारा जो वोल्टेज नाप रहे हैं ना, जिसमें हम जैसे सपोज करो ये एक रेजिस्टर है और इसके अक्रॉस यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा देते हैं, चलो ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट, ये 5 ओम के रेजिस्टर लगा दिए, चलो मैंने 5 ओम के रेजिस्टर्स लगा दिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना होगा, और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, ये मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाऊंगा ऐसे करके बेटा, इसके अक्रॉस मतलब इसके पैरेलल में लगा देना, इसके पैरेलल में अगर मुझे इसके अक्रॉस बताना है तो जब मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा रहा हूं, तो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमेशा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या होता है, हमेशा वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, और करंट किस में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है। तो वोल्टेज जो है बेटा वो हमेशा पैरेलल में सेम होता है और करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा कि वोल्टेज क्या है, पैरेलल में सेम, तो करंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां से एक करंट जा रहा है, तो वो यहां पर कुछ जाएगा और यहां पर कुछ जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों में सेम वैल्यू जाएगी। जितनी यहां से अगर 10 एम्पियर चला तो 10 ही इसमें और 10 ही इसमें, ऐसा नहीं होगा ना, 5 इसमें जाएगा और 5 इसमें जाएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस जाएगा। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम ज्यादा है तो फिर वो कम ज्यादा भी जाएगा। जैसे यहाँ से 10 चला तो हो सकता है यहाँ से 7 पहुंचे और इस वाले ब्रांच में 3 पहुंचे बस, ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, और बहुत डीप में जाएंगे हम, थोड़ा स्लो चल लेंगे, चाहे 2 वीडियोस बने कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल वोल्टेज होता है। अब वोल्टेज है तो भाई उसको नापेंगे किससे, वोल्ट मीटर से नापेंगे। वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्टेज होगी, वोल्ट होगी, वोल्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक करंट is the quantity, or we can just say the flow of charges is known as current.
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। अलग तरीके से हम बोल सकते हैं एक ही डेफिनेशन को कि बेटा जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो कितने फास्ट फ्लो कर रहे हैं, वही हमारा करंट बता देंगे, ठीक है। तो आई का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है यहां से, चार्ज पर यूनिट टाइम। आया ना डेफिनेशन से, द फ्लो ऑफ चार्जेस, द या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट का मतलब पता है क्या होता है, जहां पर भी आपको दिखा ना रेट ऑफ दिस, रेट ऑफ डूइंग दिस, रेट ऑफ दिस हैपनिंग वगैरह वगैरह, तो रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम की ही बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है, टाइम की बातें चल रही है, ठीक है। या फिर मतलब अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है वो बता देगा। तो रेट का मतलब जनरली होता है कि टाइम के बारे में बात चल रही है, अपॉन में टाइम आने वाला है। रेट का मतलब अपॉन में टाइम आने वाला है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू अपॉन टी, क्योंकि रेट आ गया हमें पता चलिए अपॉन में टी आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो क्यू क्या है बेटा, क्यू है कूलम, और टी क्या है, टी है सेकंड्स। तो इसको किस में नापते हैं, कूलम्स में नापते हैं, और इसको किस में नापते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो जो आई की जो यूनिट है बेटा वो कूलम पर सेकंड भी हो जाएगी, और दूसरी जो इसकी ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा ऐसा यूनिट, एम्पियर होती है, ठीक है। अब इसको नापेंगे किससे, तो इसको नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र है, यानी कि एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। किसके नाम से जानते हैं, एमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम हमेशा किस में लगाते हैं बेटा, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज, इन सीरीज विद दैट एलिमेंट, इन सीरीज विद द elements, in series with the element in which we have to find the current, we have to put ammeter, ठीक है। मतलब हम एमीटर को उसके सीरीज में लगाएंगे जिस एलिमेंट में हमें करंट का पता लगाना है उसके सीरीज में लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हम पैरेलल में किसको लगा रहे थे, अभी बनाया था ना डायग्राम भी, पैरेलल में हम लगा रहे थे बेटा किसको, वोल्ट मीटर को, ओके। तो गाइस 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, क्योंकि एक नंबर में या 2 मार्क्स में ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, या डिफाइन 1 एम्पियर, या फिर डिफाइन 1 ओम, ये भी आता है आगे चल के, ठीक है। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ 1 वोल्ट मुझे डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट की वैल्यू कब आएगी ये बताओ। वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना, अभी बताया था ना मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में। तो 1 वोल्ट अगर मुझे चाहिए तो ये दोनों वैल्यूज 1 1 हो जाए तो काम बन जाएगा ना। तो वर्क की वैल्यू 1 जूल हो जाएगी, क्योंकि हम किस में नापते हैं, वर्क को जूल में, और कूलम को किस में नापते हैं, कूलम्स, सॉरी चार्ज को किस में नापते हैं, क्यू से होता है चार्ज, चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम्स में, ठीक है बेटा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ऐसे आएगा ना 1 वोल्ट। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है, अब इसको वर्ड्स में बोल देते हैं, देखो सिंपल है बहुत, देखो 1 वोल्ट इज सेड टू बी डन, या फिर 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं ना, नॉर्मल बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो एम्पियर यानी कि आई इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, और ये 1 1 रख दो तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या, 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 टाइम की वैल्यू क्या होती है, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो आएगा ना 1 एम्पियर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, एक सेकंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, तब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर चार्ज फ्लो कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे कि उस वायर के थ्रू 1 एम्पियर चार्ज फ्लो कर रहा है, या फिर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके बेटा। तो आगे हमने ये बात देख ली बेटा कि जो हम करंट है उसको कैसे नापते हैं, करंट को हम कैसे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, एमीटर से। और उसको हम किस में लगाते हैं बच्चों, किस में लगाते हैं बोलो, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आगे आता बेटा हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। जब तक एक सर्किट क्लोज्ड नहीं है, सपोज करो मैंने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है बच्चे।
और करंट कुछ इस तरह यहां से फ्लो कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है करंट, हमेशा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और नेगेटिव में एंटर कर जाता है, ठीक है ऐसे। तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना। सर्किट बना दिया, समझ आ रहा होगा आपको। ये क्या है, ये क्लोज स्विच है, मतलब हमने स्विच क्लोज कर रखा है। क्लोज मतलब बंद नहीं होता, क्लोज का, हाँ क्लोज का मतलब बंद है, लेकिन सर्किट बंद है, स्विच ऑन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्विच जो होता है ना उसको हम ऑन करते हैं तब सर्किट क्लोज होता है, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा। तो जब हमें अगर करंट चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वो सर्किट पूरा का पूरा क्लोज हो। क्योंकि अगर मैं इसी स्विच को ऐसे बना दूं, सपोज करो ऐसे करके बना दूं, ये वाला स्विच बना दिया मैंने सिंबल। अगर मैंने इसको जब तक ऐसे करके स्विच को क्लोज नहीं करूंगा तब तक क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अगर ये ऊपर है ना स्विच, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहां तक करंट पहुंचेगा नहीं और ये बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है बेटा, ग्लो नहीं करेगा। अब एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स की कैसी होती है, अपोजिट में होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है कि करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है वायर के अंदर। तो अभी जो मैंने सबसे पहले जो बताया था, डायग्राम जो बनाया था, उसमें क्या बताया था कि एक वायर है, सपोज करें आप ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें ना रैंडम डायरेक्शन ऐसे फैले होते हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर चल रहा, ये इधर चला, ये इधर चला। ऋतिक रोशन हो रहे हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम, इसके अक्रॉस बेटा एक वोल्टेज लगा देते हैं, यानी कि एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया 5 वोल्ट्स का, सपोज लेट अस सपोज 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो सारे के सारे इधर की तरफ आने लग जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है, माइनस वालों को खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है तो इससे रिपेल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इधर एंटर करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और इधर एंटर कर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव में एंटर कर जाएंगे। तो सभी के सभी की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर को, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सबकी कैसे हो जाएगी, इधर। और करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके अपोजिट में, करंट उधर और इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं बेटा, तो कुछ सिंबल्स को जो हम जोड़कर एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, दिखाते हैं, जिसमें कि एक बल्ब ऐसे जल रहा है, उसके अंदर हमने की लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, कुछ रेजिस्टेंसेज या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक सर्किट से। अब बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो आता है ओम्स लॉ। क्या आता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमें पता क्या कहता है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ओम्स लॉ states that at the constant temperature, remind it कि at the constant temperature the potential difference, potential difference, is it potential difference, no, the electric current is directly proportional to the potential difference across its ends। दोबारा सुनना बात बेटा, बच्चे क्या गलती करते हैं ना, वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i कर देते हैं, जबकि i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है कायदे में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं बच्चों, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, बट हम लिखते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और इससे फिर v इक्वल टू ir वगैरह बना देते हैं। ये अभी बताता हूं, ठीक है। तो आपको जो डेफिनेशन बोल रहा है वो बोलना है i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है जैसे। और ये एट द कांस्टेंट टेंपरेचर है ना, उस वर्ड को जरूर लिखना डेफिनेशन में, तो याद रखना, एट द कांस्टेंट टेंपरेचर the current flowing across a conductor or the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी कि जो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो जैसे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो बेटा करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब मैं इसको ना आपको एक बात बताता हूं, हम जो किताब में ना वो ये लिखते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है। आप बताएं कि रियलिटी ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि पहले करंट आता है, वोल्टेज आता है, बताओ। मैंने एक बैटरी लगा दी सर्किट में, तो पहले करंट आता है, वोल्टेज, बताओ। आप लोग सोच में पड़ गए होगे और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया पहले वोल्टेज आता है। तो एब्सोल्युटली जो बच्चे बोल रहे हैं कि पहले वोल्टेज आता है वो एकदम सही है। क्यों, क्योंकि आप जब एक वो बैटरी खरीद के लाते हो छोटी सी, तो उसमें ना वोल्टेज है, ठीक है। ईएमएफ है, एक ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम जो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो मोशन में लेके आने वाली जो फोर्स होती है वो होती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहती है, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लेके आती है वो फोर्स
कहलाती है ईएमएफ। और वही काइंड ऑफ क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होता है। ठीक है, जब हम बैटरी को लगा देते हैं किसी सर्किट में, जैसे यहाँ ये बैटरी लगा दी मैंने प्लस माइनस इसके वो है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर करके उनको फ्लो कराती है और करंट हमारा फ्लो कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बेटा मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे कि पहले वोल्टेज आया या फिर पहले करंट। तो जब बैटरी में लेके आऊं तो उसके अंदर ईएमएफ मतलब पहले उसके अंदर वोल्टेज है ना, और वोल्टेज की वजह से आया करंट। अगर वो वोल्टेज, अगर उसका ईएमएफ, उसकी एनर्जी जो वो खत्म हो जाती है जब बैटरी की, तो क्या करंट फ्लो करता है? क्या तब भी उससे बल्ब जला पाते हो? अब वो छोटा सा एलईडी बल्ब जो जलाते थे बचपन में, क्या वो तब भी जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो तब आएगा ना जब पहले वोल्टेज होगा। तो इन दोनों में से पापा कौन है बताओ? आई मीन टू से कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज में से पापा कौन है बताओ? वोल्टेज फादर हुए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पहले आया और उनसे क्या होना आया? करंट आया। ठीक है, तो भाई वोल्टेज इज पापा एंड करंट इज सन कह सकते हैं। ठीक है, तो करंट जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। वोल्टेज पर पूरा डिपेंडेंट है करंट, ना कि वोल्टेज हमारा करंट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, करंट है वोल्टेज पर डिपेंडेंट, वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता। आ गया समझ में? अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लेके आऊं तो वो 5 वोल्ट ही रहने वाली है, लेकिन करंट उससे हम कितना ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा बेटा कि मैं उस पर लोड कितना लगा रहा हूं। छोटा सा बल्ब लगा रहा हूं या उससे थोड़ा बड़ा बल्ब लगा रहा हूं, या एक मोटर चला रहा हूं मैं छोटी सी। समझ आ गया? तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द व्हाट, लोड, बट वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि करंट जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो मैं उससे बहुत बड़ा लोड नहीं चला सकता। समझ आ रहा ना? चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। तो बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि करंट और वोल्टेज में पहले कौन आता है, और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के क्यों होता है। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये होता है। बट इसको हम लिखते ऐसे नहीं है, फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा ना तो एक आता है रेजिस्टेंस, एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? देखो, हमने कहा होता तो ये रियली में, बट हम इसको ये लिख देते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। फिर क्योंकि जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो उसको मैं हटाकर और इक्वल लिख दूंगा, और एक यहां पर आएगा कांस्टेंट। जैसे यहां पर कौन सा कांस्टेंट आ रहा है? आर आ रहा है। इस आर का नाम क्या है? इस आर को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? किस बला का नाम है रेजिस्टेंस? जी बिल्कुल बला ही है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ना हम ज्यादातर चाहते नहीं कि रेजिस्टेंस हो, बट फिर भी पता है एट द एंड, क्योंकि हम इंसान है भाई, और हमने ना बुरी चीजों का भी हम फायदा उठा लेते हैं। मतलब ये बुरी चीज है कायदे में, रेजिस्टेंस है ना बुरी चीज है। कैसे? जैसे अगर आप एक वायर, आपने देखा हो कभी कभी गर्म हो जाते हैं किसी किसी चीज के वायर, कोई चीज चल रही है और वायर पकड़ के देखा आपने ऊपर से तो वो गर्म हो गया, तो वो क्या रहा है, जो एनर्जी उसको अप्लायंस को सप्लाई करनी थी वो एनर्जी उस वायर ने हीट में कन्वर्ट कर दी। क्या मैं उस हीट से बैठ के हाथ ताप रहा हूं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उसका हीट का यूज ही नहीं है, कुछ वेस्ट हो रही है वो हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी किससे बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो एनर्जी मैं उसको देना चाह रहा था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि वेस्ट हो गई। तो मेरी एनर्जी तो वेस्ट होगी ना जो मैं उसको देना चाह रहा था। तो रेजिस्टेंस मेरे लिए तो भाई बेकार है, क्योंकि रेजिस्टेंस करता क्या है? हीट में कन्वर्ट कर देता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कैसे? ये क्या करता है बेटा? ये करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है एक्चुअली में? रेजिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल या फिर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, which opposes the flow of current. Resistance is the property of a conductor which opposes the flow of current. यानी कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा मटेरियल की या कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो करने से अपोज करता है। करंट को फ्लो करने से क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है, ऐसे रोकता है। करंट इधर आ रहा है और उसको उल्टी डायरेक्शन में रोकता है, बट फिर भी करंट उसको चीर कर निकल जाता है। लेकिन करंट जब उसको चीर कर निकल जाए तो करंट की कुछ तो एनर्जी खर्च होगी ना, और वो एनर्जी खर्च होकर किस में बन जाएगी? हीट एनर्जी में बन जाएगी। तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो क्या मैं चाहता हूं कि आर यहां पर आए? मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में हम आर को यूज करते हैं। जैसे हीटर होता है, हीटर से हाथ तापते हैं ना बैठ के, तो उसके जो वायर्स होते हैं ना उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो इतना ज्यादा उनका रेजिस्टेंस होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वो करंट को बहने से रोकते हैं, और करंट उसको पास करता है। जब करंट पास करेगा उसको ज्यादा रेजिस्टेंस सामने है तो करंट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको मारने में। समझ रहे हो ना? तो हीट एनर्जी भी ज्यादा इंड्यूस हो जाएगी, ज्यादा जनरेट हो जाएगी, और वही हीट एनर्जी से हम हाथ ताप लेंगे या फिर कुछ और चीज में उसको यूज ले लेंगे। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो V इज इक्वल टू होता है आई आर, यही होता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक बेटा, अब सुनो सर, V की वैल्यू हमने कहा कि आई आर हो गई, अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी बताना, तो ये R अपॉन में आ जाएगा V के ऐसे, और अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो I अपॉन में आएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I हो जाएगी। तो यहां से बेटा ये हमें तीनों के तीनों फॉर्मुलेज मिलते हैं, वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस पूछे ये लगा दो, करंट पूछे ये लगा दो, V पूछे तो IR लगा दो, ठीक है ना, इजी है ना, ठीक है बेटा। अब इनकी यूनिट्स क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, अभी बताया था, और करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, तो अभी बताया था कि एम्पियर होती है, क्या होती है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस की क्या होती है बच्चों, ओम होती है, क्या होती है बेटा, ओम होती है। समझ आया आप सभी को, ठीक है, रेजिस्टेंस की ओम हो गई, ठीक। तो अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या कहता है बच्चों, देखो हमने ओम्स लॉ सीख लिया अच्छे से कि ओम्स लॉ क्या था, रिपीट कर देता हूं एक बार, दोबारा रिवाइज करना बेटा, कि एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि जो करंट है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किया, और आई को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर, आई मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया वहां पर आर आ गया, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के, ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर आया, आर की वैल्यू निकाली तो क्या आई हमारी, बताओ, आर की वैल्यू आ गई v अपॉन आई, ये हो गया, और v क्या है बेटा, v को नापते हैं वोल्ट्स में और इसको नापते हैं एम्पियर में, तो वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं हम इसकी यूनिट, बट आर की ना एक स्पेशल यूनिट है जो क्या होती है मेरे बच्चे, ओम होती है, क्या होती है, ओम, दैट्स व्हाई ओम, ओम्स लॉ इसका नाम पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ओम क्या है, एक ओम साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर इसको हमने यूनिट दी, रेजिस्टेंस को, ओम, ठीक है। अब बेटा रेजिस्टेंस को अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की या फिर किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की बेसिकली, जो कि करंट को फ्लो होने से अपोज करती है, ठीक है। डेफिनेशन रीड करता हूं मैं, देखना सुनना, द रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच opposes the flow of current, ठीक है, the resistance is the property of conductor which opposes the flow of current, ठीक है बच्चे, मतलब एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ओके, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ना एक इसकी प्रॉपर्टी होगी, इस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस करंट को फ्लो करने से रोकेगा, करंट को वो अपोज करेगा, करंट इधर जा रहा है लेकिन वो उसको रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोकेगा, और रोकेगा बेटा तो इनमें होगी लड़ाई, क्या होगी, लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो क्या होगी, गर्मा गर्मी हो जाती ना, मतलब हीट जनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी इसके अंदर, तो वो हीट जो है वो वेस्ट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, और जो करंट है वो कम, उधर करंट तो खैर जितना पहुंचना पहुंचेगा, लोड के हिसाब से पहुंचता है, बट वोल्टेज कब पहुंचेगा आगे जाके, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ओके बेटा। तो करता क्या, ये करंट को अपोज करता है, करंट कम से कम फ्लो हो पाता है बेचारा इधर से, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द अपोजिशन ऑफ करंट, ठीक है। चलो, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, v अपॉन ए। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 1 ओम की डेफिनेशन मुझे बताओ, तो 1 ओम कब आएगा, 1 वैल्यू कब आएगी, जब मैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर रखूंगा, जैसे मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई थी अभी पीछे, ऐसे में बच्चों 1 ओम की रेजिस्टेंस डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या है, जब 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होगा, मतलब 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सच दैट द 1 volt of potential difference is applied across a conductor and 1 ampere current is flowing through it, ठीक है, मतलब जब एक वोल्ट इसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया जाए और इसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट ट्रैवल कर रहा हो या फिर फ्लो कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है बेटा। इस कंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहलाया जाएगा, जब मैंने इसके अक्रॉस यानी कि इसके दोनों तरफ ज्वाइन कर दिया क्या, एक ऐसी बैटरी जिसकी 1 वोल्ट वैल्यू है, कितना 1 वोल्ट अप्लाई किया, और इसके अंदर से करंट भी कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है बेटा, 1 एम्पियर, तब हम कहेंगे कि जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। समझ आ रहा है, डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, ठीक है ना, पूछी जा सकती है एब्सोल्युटली। तो अब चलते हैं हम आगे, अब आती है हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी कंडक्टर की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है करंट और
पोटेंशियल डिफरेंस में या वोल्टेज में जो ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा कि कैसे कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो करंट कैसे बिहेव करेगा, और अगर मैं करंट को इंक्रीज करूं तो वोल्टेज कैसे बिहेव करेगा। ओके बेटा, तो अभी अभी तो पढ़ा था ना हमने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं वी को बढ़ाऊंगा तो आई भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी मिलती है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। कैसी मिलती है बेटा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। यहां से ऐसे जाती है, ये ओरिजिन है ओ, और इसकी वैल्यू, इसका जो ग्राफ है एकदम बीच से जाता है 45 डिग्री पर स्लोप बनाते हुए। जैसे जैसे हमारा देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ही करंट भी बढ़ रहा है। कैसे देखो, एक मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूं। सपोज यहां पर ये 1 दिया मैंने तो ये भी 1 आ गया। यहाँ पे 2 रखी वैल्यू तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। इधर 3 रखा तो ये भी वैल्यू 3। मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। समझ आ रही है बच्चों? तो ये होती है हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद बात आती है बेटा कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अब इससे पहले एक चीज और समझते हैं कि गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या क्या है। ये हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसके ऊपर भी कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो जिनका रेजिस्टेंस कम होता है ना। बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के, जब मैं गुड कंडक्टर्स को डिफाइन कर रहा था बेटा, तो मैंने कहा था कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी होते हैं। मतलब कंडक्टर के भी 2 टाइप्स हैं, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो होंगे जो ज्यादा से ज्यादा करंट को अलाउ करेंगे अपने अंदर से, और वो ज्यादा से ज्यादा करंट को कब अलाउ करेंगे, जब रेजिस्टेंस उसका कम होगा, है ना। अभी तो बताया मैंने कि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर अपोज हो रहा है करंट, इसका मतलब तो बुरा कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। तो गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस तो भाई अपरंपार एकदम इनफाइनाइट टाइप का होता है, क्योंकि उसमें से करंट पास ही नहीं होता इंसुलेटर से। ठीक है, आ गया समझ में। अब जैसे सपोज करो मुझे प्रेस यानी कि आयरन यूज करना है, कपड़े प्रेस करने भाई हमको। ठीक है, तो उसमें क्या मुझे हीट एनर्जी चाहिए ना, हीट एनर्जी चाहिए ना। तो हीट एनर्जी लाने के लिए मैं क्या करूं, सोच के बताओ। क्या मैं वो पुराने जमाने वाली प्रेस यूज कर सकता हूँ क्या, सिर्फ नहीं, जिसमें कोयला भर के करते हैं, वो ही नहीं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल चीजों पर आ गए, तो हम इलेक्ट्रिकल आयरन यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे सोच के बताओ। उसके ना वो जो प्रेस होती है उसके अंदर एक ऐसे नाइक्रोम का वो होता है। ठीक है, नाइक्रोम का एक एलिमेंट लगा होता है, एलॉय का होता है वो, एलॉय का। ठीक है, तो एलॉयज के साथ क्या होता है ना, वो मेटल्स का मिक्सचर होता है, मेटल और मेटल्स का मिक्सचर होते हैं एलॉयज। तो एलॉयज पता है क्या उनकी बिहेवियर होता है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बट इनफाइनाइट भी नहीं होता। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बट इनफाइनाइट भी नहीं होता कि करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं करे। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, करंट को अपोज करेंगे, करंट को अपोज करेंगे तो हीट जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी क्या कर देगी, उसके जो बेस है प्रेस का, जो बेस है उसको हीट कर देगी, गर्म कर देगी, और उसको हम प्रेस कर देंगे। समझ आ रहा है? इसी तरीके से हीटर्स होते हैं घरों में, रूम हीटर्स होता है, उसमें नाइक्रोम की वायर लगी होती है। नाइक्रोम मतलब वो निकल और क्रोमियम से बनता है, निकल और क्रोमियम को मिलाकर एक जो एलॉय तैयार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। तो उसका वायर से बनती है वो हीटर। उसको हम उसमें जब बिजली पास करते हैं तो करंट पास करने के लिए जाता है, जैसे ही वहां पर रेजिस्टेंस उसको दोबारा अपोज करता है, बहुत ज्यादा अपोज करता है, तो बेचारा वो फिर से हीट जनरेट कर देता है, और इस हीट एनर्जी को हम अपना रूम गर्म करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस की बातें करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, जैसे क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, वो हमारा लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है ये बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब किन किन चीजों पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक कंडक्टर के। तो अगर सपोज करो बेटा, एक मैंने कंडक्टर लिया और उसकी मैंने लेंथ को डबल कर दिया। मतलब पहले एक 1 मीटर का कंडक्टर था, अब मैंने 2 मीटर्स का कंडक्टर ले लिया। तो 1 मीटर वाले में और 2 मीटर वाले में रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होगा ये बताओ। तो बेटा 1 मीटर में जितना भी रेजिस्टेंस था, और जब मैंने 2 मीटर का लेंथ का वायर लिया है तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना लंबा वायर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस। समझ आया? इसका मतलब लेंथ पर ये कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। कोई दिक्कत? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा। मैंने आपको कहा कि आप बेटा ऐसा करो, मैंने लंबी सी दौड़ पे आपको दौड़वा दिया, लंबी सी रोड पे। ठीक है, मैंने कहा चल भाई भाग, भागो बेटा जहां तक भाग सकते हो। अब आप भागना स्टार्ट करोगे। आप जब थोड़ी दूर तक जाओगे तो आपके अंदर अभी एनर्जी है, अभी एनर्जी है। जैसे जैसे आप बहुत दूर जाते रहोगे, बहुत दूर जाते रहोगे, आपकी एनर्जी डाउन होती रहेगी,
होती रहेगी ना। सेम चीज करंट के साथ है यार, क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज अपोज कर रही होती है। जब आप भाग रहे हो ना, जैसे जैसे बहुत बहुत दूर तक आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, जितना आप दूर जाओगे उतने आपके पैर भरने लगेंगे, ऐसा लगेगा आपको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, होता ना ऐसे। तो वो रेजिस्टेंस है। वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही चीज क्या है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है। करंट जितना आगे जाता है बेचारा उतने वो थक जाता है, रेजिस्टेंस क्योंकि उसको अपोज कर रहा है। तो लंबे वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, लंबे वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर छोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस बेटा एरिया के, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। जैसे वायर की एक तो लंबाई हो गई, एक उसकी मोटाई भी तो होनी चाहिए ना, वायर कितना मोटा है। अब वायर जितना ज्यादा मोटा होगा ना, उतना ही ज्यादा आसानी से उसमें से करंट निकल पाएगा। सोच के बताओ, अगर मोटा वायर होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना उसमें से। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घरों में एसी लग रहा हो, या फिर आपके घरों में फ्रिज तो हो गई, वॉशिंग मशीन होगी, या जितने भी बड़े बड़े लोड्स होते हैं, उन जितने भारी भारी लोड होते हैं ना, लोड का मतलब होता है जो भी हैवी लोड्स है, जो पावर ज्यादा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बिजली जो ज्यादा खा रहे हैं, बेसिकली वो लोड है, भारी लोड है, हैवी लोड्स हैं। ठीक है, तो उन हैवी लोड्स में क्या होता है ना, उनकी जो वायर होती है ना, जो प्लग लगाते हैं हम, वो काफी मोटी होती है वायर। ठीक है, क्यों होती है मोटी वायर? क्योंकि बेटा उसमें से मैक्सिमम करंट को गुजरना होता है, क्योंकि हैवी लोड है, वो करंट ज्यादा लेगा, एनर्जी ज्यादा लेगा तो करंट भी ज्यादा लेगा। करंट ज्यादा लेगा तो उसको आसानी से पहुंचना चाहिए वहां तक करंट, वरना फूक जाएगा वायर। इसलिए वहां पर हम थोड़ा 2 mm का या 4 mm का 2-3 mm का यूज कर लेते हैं वायर। ठीक है, बाकी जनरली 1 mm के लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोटा वायर इसका मतलब करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम। क्योंकि देखना जरा, यहां पर रेजिस्टेंस आई पर कैसे डिपेंड कर रहा है? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो आई अपॉन में है तो रेजिस्टेंस के साथ ही इनवर्सली चल रहा है। अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर मैं करंट की वैल्यू को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उल्टा चलेगा। किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे देखो बेटा। तो जैसे ही मैंने इसको मैं और अच्छे से ऐसे समझा सकता हूं बेटा, कि जैसे सपोज करो आपका एक मोटा सा पाइप है, इतना चौड़ा पाइप है, इतना चौड़ा पाइप है, मैंने आपको उसमें घुसा दिया कि चलो भाई पार करो इसको। तो जब आप उसको पार करोगे आपको दिक्कत आएगी ना, आएगी ना। तो पतले चीज में से किस निकलने में दिक्कत सभी को आती है, तो करंट को भी आएगी यार पतले वायर में से निकलने में। वहीं अगर मैं थोड़ा मोटा पाइप कर दूं, उसमें आपको घुसेड़ दूं कि चल भाई पार कर दे बेटा, तो आप पार कर पाओगे आसानी से? एब्सोल्युटली कर पाओगे। जितना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाइप का, जितना चौड़ा पाइप होगा, उसमें आप एंटर कर जाओगे। जैसा डोरेमोन में होता है ना, वो पार्क में पाइप रखे रहते हैं 3। ठीक है, तो उसमें आसानी से वो इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि पाइप चौड़ा है, क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा है, तो करंट आसानी से पास कर जाएगा जितना हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। और करंट आसानी से पास कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो एरिया ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, तो ये उल्टे उल्टे चल रहे हैं भैया। इसका मतलब ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ना? गुड, आगे चलते हैं बेटा। 2 चीजों पर हो गया। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है कि उसके नेचर पर कैसे डिपेंड करता है, नेचर और उसके टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो भाई एक तो होता है नेचर। नेचर का मतलब है जैसे कि हमने अगर सपोज करो कॉपर का वायर लिया, तो कॉपर का वायर है तो भाई उसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी खासी होगी, है ना, कंडक्टिविटी अच्छी होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका? कम होगा। ठीक है, और वहीं अगर मैंने आयरन का वायर ले लिया, आयरन का लोहे का तार लिया, उसमें से मैं करंट पास करा रहा हूं, तो उसका भैया रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। तो वो नेचर ऑफ मेटेरियल पर भी यूज करता है कि आप किस नेचर का मेटेरियल ले रहे हो। ठीक है बच्चों, फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर के साथ ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी भी वायर के, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो रो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कंबाइन करके ये कि रो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये आए ना प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इसको हटाकर इक्वल लिख दो और एक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये इक्वल आया। और एल अपॉन ए तो था ही, इसको हटाकर आया इक्वल, लेकिन साथ में एक आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट, जिसका नाम है यहां पर रो। रो मतलब, अरे रो मत यार, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, ऐसे बोलते हैं इसको, RHO, रो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी होती है। अब ये रेजिस्टिविटी किस बला का नाम है ना?
रेजिस्टेंस तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, बट ये रेजिस्टिविटी क्या है? तो बेटा रेजिस्टिविटी का मतलब होता है एक एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ मटेरियल या ऑफ अ कंडक्टर कि वो कितना उसको अपोज कर सकता है करंट को, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट हाउ मच द सब्सटेंस द कंडक्टर कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ओके, कि अपोज ऑफ द यानी कि करंट के फ्लो को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है, ये हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। अब ये बेटा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, आई मीन इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, ना लेंथ पे ना ही एरिया पर, ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। एक हाथ में मैंने लिया कॉपर वायर, एक हाथ में मैंने लिया एल्यूमिनियम का वायर या फिर एक आयरन का वायर ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर और आयरन, कॉपर का रेजिस्टिविटी जो है ना वो बहुत कम होती है, जबकि आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? रेजिस्टिविटी क्या है? रोकती है, जो करंट को रोकती है, अपोज करती है। अब आप मुझे बताओ करंट को कौन अपोज करेगा इसमें से? मतलब करंट किस में से आसानी से पास होगा, कॉपर में या आयरन में? आपका जवाब होगा कॉपर में आसानी से पास होगा, क्योंकि आयरन अच्छा कंडक्टर नहीं है, दैट्स अ बैड कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो वो डिपेंड करता है जनरली किस पे? नेचर ऑफ द मेटल पर, और दूसरा बेटा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आ गया समझ में ये चीज? तो रो के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकाल लूं सपोज, तो रो की वैल्यू क्या आएगी? तो ए बेटा ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और एल नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो रो जो है ना अपना वो आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल आ जाएगा, समझ आया? रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ये आएगा हमारा क्या? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है बच्चों। अब सपोज करो कि मैं यहां पर भी वन रो की वैल्यू निकालना चाहूं, या फिर मैं चलो वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रो को मैं डिफाइन कैसे करूं, और अच्छे से एक और डेफिनेशन अगर मैं कहूं इन अदर वर्ड्स क्या डिफाइन करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हिंदी में बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, बट जब एरिया की वैल्यू 1 हो और लेंथ की वैल्यू भी 1 हो, अगर ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी ना, आ जाएगी ना। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मैंने 1 मीटर का, ठीक है, क्योंकि लेंथ मतलब 1 मीटर, एरिया मतलब उसका 1 मीटर स्क्वायर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, ठीक है। अब सुनो बेटा, तो अगर मैंने उसका 1 यूनिट लेंथ ली और 1 यूनिट ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ठीक है, तब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब 1 मीटर लेंथ के और 1 स्क्वायर मीटर उसका हमने अगर एरिया लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तब जो बेटा रेजिस्टेंस आएगा ना वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऐसे हम पता लगा सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? तो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट है हमारी, यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। क्या यूनिट होती है? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर है, डिवाइड में नहीं है, ओम पर मीटर मत लिख देना, ओम मीटर होती है, ठीक है बच्चों, समझ आया इतना? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे चलते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पर, मतलब अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स। हमारे पास अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं या रेजिस्टर्स हैं, तो हम उनको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जनरली 2 मेथड्स होते हैं, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये रेजिस्टर होता क्या है? तो हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ी ना, रेजिस्टेंस तो होती थी प्रॉपर्टी। अब रेजिस्टर में एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा दिखता है वो कुछ कुछ, अगर आपने कभी देखा हो तो आपकी बुक में भी इसका डायग्राम है, यहाँ पे इसकी कलर कोडिंग हो रखी होती है, ठीक है। वो आप 12th में पढ़ोगे कलर कोडिंग, इसकी कलर कोडिंग भी होती है। ये दोनों जो है इसके वायर निकले हैं, इसमें से ऐसे 2 वायर निकले हैं सिंपल, ठीक है ना। ये लैग्स हैं इसके, वो बोल सकते हैं, ये टर्मिनल्स बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है रजिस्टर, ऐसा दिखता है रजिस्टर, ठीक है। अब हम ऐसे रजिस्टर को किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? तो पहला वे जो होता है हमारा वो होता है इन सीरीज। किस में कनेक्ट कर सकते हैं बेटा? सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज का हाल क्या होता है? सीरीज में ना केस ये होता है, अच्छा रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है? तो रजिस्टर दिखने में ऐसा होता है फिजिकली, लेकिन उसको हम ऐसे बार बार थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं ये डमरू सा बना नहीं पाऊंगा यार, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, उसको जिगजैग जिगजैग इस तरीके से उसका सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल। और डिनोट किससे करते हैं इसको, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ओके बेटा। अब ऐसे ऐसे मेरे पास सपोज करो दो रेजिस्टेंस है, और मैंने इसके एक एंड को दूसरे रेजिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक के एक छोर को दूसरे वाले के पहले छोर से कनेक्ट कर दिया बस, और बाकी दोनों को अलग रहने दिया। तो हम इसको कहते हैं कि हमने क्या कर रहा, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। किस में कनेक्ट कर दिए बेटा, सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, पैरेलल, इन पैरेलल। ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे जब सर्किट सॉल्व करते हैं ना, तो उनको यही समझ में नहीं आता कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं या फिर सीरीज हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। अगर सपोज करो कि दो रेजिस्टेंस इस तरह कनेक्ट हैं कि उन दोनों के दोनों छोर यानी कि दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हैं, दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं दोनों रेजिस्टेंसेस के, ओके। यहां पर भी मैंने एक और रेजिस्टेंस बनाया, ये रहे दोनों टर्मिनल्स इनके, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ये होता है पैरेलल कनेक्शन। लेकिन यहां क्या था, इस वाले रजिस्टर का सिर्फ एक छोर इस वाले रजिस्टर के सिर्फ इधर वाले छोर से कनेक्ट था। कहोगे आप ये भी तो कनेक्ट है भैया, नहीं बेटा, ये बीच में बैटरी नहीं दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, तो ये सीरीज में कनेक्ट नहीं है, ओके, समझ आया ये। और मैंने यहां पर क्या लगा दी, एक बैटरी इधर लगा दी, ये लो, प्लस माइनस, समझ आया। तो ये जो R1 R2 है, और यहां पर ये R1 हमारा R2 है, ये V वोल्ट की बैटरी है। इस तरीके से हमारा इन सीरीज और इन पैरेलल कनेक्शंस दोनों बनते हैं। अब मैं इनका डेरिवेशन आपको कराता हूं कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इन सीरीज। देखो बेटा, हमारे पास क्या है ना, मैंने आपको स्टार्ट करते हुए लेक्चर में एक चीज कही थी कि जो पैरेलल के अंदर है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज हमारा सेम रहता है और सीरीज के अंदर करंट हमारा सेम रहता है। तो हम उसी चीज को बात करेंगे। सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम, इसका मतलब वोल्टेज क्या रहता होगा, डिफरेंट, ठीक है। अगर यहां से करंट चला आई, तो करंट आई ऐसे जा रहा है, डिंग डिंग, यहां पे वापस आ गया, तो दोनों रेजिस्टेंस में करंट तो आई ही जा रहा है, इसमें भी आई पहुंचा, इसमें भी आई करंट पहुंचा, लेकिन वोल्टेज इन दोनों में अलग अलग जाएगा। दोनों को वोल्टेज कितना दिया हमने, V वोल्ट दिया, कितना दिया, V वोल्ट, नीचे लिख रहा हूं V वोल्ट दिया, लेकिन इस पे वोल्टेज कितना आएगा, V1, और इस पे कितना आएगा, V2। दोनों पर वोल्टेज अलग अलग आएगा, जी हां, दोनों पर वोल्टेज अलग अलग आएगा जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तब, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्टेड तब दोनों में वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा जैसे यहां पे है, तब सेम होगा। पैरेलल वाला कनेक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा, देखना। देखो बेटा, क्योंकि मैंने कहा कि टोटल वोल्टेज V दिया और इन दोनों के पास पहुंचा V1 V2, तो मैं टोटल वोल्टेज को ऐसे लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। अब V की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ। अभी मैंने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है IR, ठीक है, यहां पे पुट कर दो IR, ओके बच्चों। R क्या है, R इस रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है, और सिंगल सिंगल इंडिविजुअल कितनी वैल्यू है, ये R1 है, ये R2 है, और टोटल कितना है, कैपिटल R है। ये जो मैंने लिखा RT लिख देता हूं, चलो मैं इसको टोटल R, ठीक है, ओके बेटा। तो IRT इज इक्वल टू V1 क्या होगा, V1 के लिए भी यहीं से वैल्यू लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR होता है। तो क्या I1R1 लिखूं, मैं I1R1 लिखूं V1 के लिए, फिर प्लस V2 के लिए क्या मैं I2R2 लिखूं, तो नहीं, मुझे I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I तो मेरा सेम जा रहा है दोनों में, तो I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है। R1 R2 लिखने की जरूरत है, जी हाँ है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। चलो यहां पर I, इन दोनों में I क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो बाहर, R1 प्लस R2, और इधर क्या है IRT, इस I से I का कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, I कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, RT इज इक्वल टू क्या है बेटा, R1 प्लस R2। बताओ ये समझ आया नहीं आया सबको। ये डेरिवेशन है किसका, when two resistors are connected in series connection, then the total resistance can be calculated as follows। तब हम total resistance को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तब, ठीक है बच्चों। क्या करना है, ध्यान रखना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, कि जो चीज चेंज हो रही है ना, जो चीज चेंज हो रही है उसको उसका सम कर दो। जैसे यहां पर क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसमें V1 आया, इसमें V2 आया। चलो इधर करके बता देता हूं पैरेलल वाला भी, तब दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेंगे बेटा, आ जाओ। तो यहां मैं कर रहा हूं इन पैरेलल केस,
पैरेलल में क्या बताया मैंने, इस तरह से जुड़े होंगे जी दोनों, है ना बेटा। ये हो गया टोटल वोल्टेज। और पैरेलल में क्या बताया था मैंने कि करंट चेंज होता है और वोल्टेज रहता है सेम। यहां का उल्टा यहां पे होता है, तो वोल्टेज तो सेम रहने वाला है, मतलब यहां पर भी वोल्टेज V रहेगा और यहां पर भी वोल्टेज V रहेगा, प्लस माइनस V वोल्टेज रहेगा। लेकिन करंट यहां से चला I, बट यहां पे जो पहुंचा बेटा वो है I1, और यहां जो पहुंचा मेरे बच्चे वो है I1 I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो I1 की जो वैल्यू है, अब मुझे ये बताओ कि चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, करंट चेंज हो रहा है, इसमें जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2। यहाँ क्या चेंज हो रहा था, V1 और V2 चेंज, मतलब डिफरेंट थे दोनों रजिस्टर्स के लिए। इस रजिस्टर में I1 है, इस रजिस्टर में I2 है। तो टोटल करंट को मैं क्या लिखूंगा बताओ, I = I1 + I2। बहुत इजी डेरिवेशंस हैं, याद रखना बेटा, I = I1 + I2। अब मुझे ये बताओ कि I की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या था, V = IR था, तो I की वैल्यू क्या आएगी, R अपॉन में आ जाएगा V के, V/R = I। ये होता ना I का फॉर्मूला, V/R। तो यहां पे लगाओ, I1 क्या हो जाएगा, V1/R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, V2/R2। अब क्या मुझे आप ये बताओ सबसे पहले कि V1 V2 लिखने की जरूरत है, यहां तो दोनों VV हैं, सेम वोल्टेज है, तो V1 V2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ VV लिख दो, ठीक है बेटा। और I क्या होगा, V/RT। RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। देखो दो हमने फुद्दू से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, RT होगा, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं RT से। अब देखो V/RT, यहां दोनों से V ऊपर दोनों में V है, तो मैं V कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1/R1 प्लस यहां बचेगा 1/R2, ठीक है बेटा। इस V से V कट जाएगा, तो 1/RT = 1/R1 प्लस 1/R2। ये आया हमारे पास पैरेलल के लिए फॉर्मूला, समझ आ रहा है। सीरीज में था RT = R1 + R2, और जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2। और अगर सपोज करो यहां तो मैंने दो रेजिस्टेंस जोड़े हैं, यहां पर भी मैंने दो रेजिस्टेंस जोड़े हैं, अगर n रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो मैं प्लस करता जाऊंगा जितने भी रेजिस्टेंस है यहां पर, मतलब अगर 3 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, R1 + R2 + R3, 4 जोड़ रहे हैं तो +R4 और आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस जुड़े होते, ऐसे एक और लगा देता, सपोज मैं यहां पर डिंग 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 ऐसे लगा दूं, तो उसमें क्या होगा, प्लस का 1/R3 और आ जाएगा, एक और आ जाएगा ना, समझ आ रही है बेटा। और 4 आ गए तो प्लस में एक और 1/R4 आ जाएगा, 5 आ गए तो प्लस 1/R5 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, इनका एलसीएम लो, प्लस करो, फिर लास्ट में रेसिप्रोकल कर देना, आरटी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो आपको ये डेफिनेशंस दोनों डेरिवेशन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। तो गाइस मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब वो तो समझ लिया अभी कॉम्बिनेशन कैसे है, इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ये डायग्राम दे रखा है इन दिस फिगर, टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस इसमें जितना भी आ रहा है, अभी तो भाई वोल्टेज है और 3 रेजिस्टेंस हमको इस तरह दिख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अभी मैंने सीरीज पैरेलल आपको बताया ना कैसे कैसे होता है। आप पहले इन दोनों पे फोकस करो, सिर्फ इन दोनों पे। ये दोनों आपको दिख रहा है ना पैरेलल में कनेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसका एंड इससे कनेक्ट है, दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्ट है, इसलिए दोनों के दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास निकल के आएगा, और वो क्या होगा देखो, 1/R इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 1/R1, R1 कितना है 8, प्लस 1/R2 कितना है 12। एलसीएम लूंगा बेटा 24 आएगा, 8 या 24, 3 + 12 दूनी 24, 2 एकम 2 उधर, और ये 5/24 आ गया 1/R। मुझे R चाहिए, RT मतलब T बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करूंगा तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/5 हो जाएगी। 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20 और फिर 5 अट्ठे 40, 4.8 ओम आ जाएगा बेटा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 4.8। तो मैं इसको हटाकर पता क्या लिख सकता हूं, इनको रफ करके मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस बना दूंगा और उसको लिखूंगा क्या, 4.8 लिख दूं। देखो इसको मैं पूरे को हटा दूंगा, दोनों को हटा के क्या लिखूंगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा विन की जगह, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4.8 ओम। आ गई ना ये। और अब तुम देख पा रहे हो आसानी से कि दोनों के दोनों तो सीरीज में है, और सीरीज में वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम, तो 7.2 और 4.8 कितना आ रहा है, तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 7.2 प्लस 4.8, यानी कि 8 2 10 7 4 11 और 12.0 ओम, यानी कि 12 ओम आ गया। सिंपल, कितना आ गया बेटा, 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 12 ओम। दूसरे पार्ट पर चलते हैं, टोटल करंट बताओ कितना आएगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। अभी पढ़ा ना ओम्स लॉ में, ठीक है, तो V/R।
टोटल वोल्टेज बताओ कितना है, टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है 12, क्योंकि मुझसे टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट पूछा तो भाई टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ही रखूंगा, तो टोटल वोल्टेज 6, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 12, 6 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 1/2, 1/2 बेटा 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 एम्पियर कितना आ गया हमारा करंट आ गया, टोटल करंट। ये जो करंट है ना इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5, ऐसे ऐसे जो इसके अंदर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो हमारा 0.5 है। थर्ड पार्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 इसको इन्होंने ये दिया है, ठीक है, ये R1 था और वो R2 R3 थे, दो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मुझसे पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपल वोल्टेज बताया था, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, IR होता है, I। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर I कितना जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में कितना है, मुझे इस रेजिस्टेंस से मतलब है, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो करंट तो भाई इसमें यही जा रहा है जो टोटल वाला था 0.5 जा रहा है, तो 0.5 इनटू रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि मुझे इससे मतलब है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो इसका रेजिस्टेंस है बेटा 7.2, कितना है 7.2, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 36, ये आया। अब एक के बाद तो दो के बाद पॉइंट, यानी कि 3.6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 3.6 वोल्टेज आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, समझ आया कैसे करने सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगर उससे उसके बारे में पूछता तो मैं इसके बारे में लेता और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली लेता, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझसे पूछता कि इसके अक्रॉस बताओ, वो निकाल देता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो टफ कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो हम किस में करना पसंद करते हैं, मतलब पैरेलल में या फिर सीरीज में। तो बेटा डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है ना, उसको हम करते हैं हमेशा पैरेलल के अंदर, पैरेलल कनेक्शन देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि पैरेलल की एक खासियत होती है, एक नहीं बहुत सारी खासियत होती हैं, और सीरीज की बहुत सारी खामियां होती हैं। जैसे कि पैरेलल में पता है क्या है, पैरेलल में अगर मैंने कनेक्ट किए दो रेजिस्टेंस, अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए, एक मिनट में इसको रफ कर दूं। सो गाइस, पैरेलल में जब हम कनेक्ट कर दे तो पता क्या फायदा होता है, देखो एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, एक लोड यहां लगाया, एक लोड मैंने ये लगा दिया, लोड मतलब सिंपल रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहां पर मैंने लगा दिया अपना मेन वोल्टेज, ये कितना ही वोल्टेज हो सकता है V, मैंने इसको नाम दे दिया, और मैंने यहां पर लगा दिया बेटा एक स्विच, ठीक है, ये स्विच है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्विच है ये है मेन स्विच, ठीक है, ये मेन स्विच, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी ना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको भाई क्लोज कर देता हूं, क्योंकि सारी चीजें चलानी है यार मुझे। बट मैं क्या यहां पर अलग अलग स्विच लगा सकता हूं इन सबके लिए, ये स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया अलग, और एक ये स्विच लगा दिया अलग, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो मैंने बंद कर रखा है, यहां से ऑन है, मतलब इसको क्लोज स्विच बना देते हैं। चलो, ये हमारा क्लोज्ड की है, इसको बोलते हैं की, है ना, क्लोज्ड की का ये सिंबल होता है। तो यहां से अभी करंट फ्लो कर रहा है आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई इसमें गया। अब यहां पे आई जैसी पहुंचा, यहां पता चला भाई यहां तो सर्किट ओपन है, सारे के सारे सर्किट एक भी क्लोज नहीं है, तो करंट क्या यहां पर फ्लो करेगा, करंट यहां पर फ्लो उस टाइम पर नहीं करेगा। तो जब तक ये एक भी क्लोज नहीं होंगे तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बट उससे मैं लेना नहीं है, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि मैं इनमें से जिस भी स्विच को ऑन कर दूंगा वही लोड मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसी में से बेटा करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो मैंने कि बीच वाले को ज्वाइन कर दिया, तो ये करंट यहां से जाएगा और इसमें से जाते हुए यहां से निकलते हुए इधर आ जाएगा, वापस आ जाएगा ना, और बाकी की दो चीजें बंद रहेंगी। यही चीज होता है, सपोज करो ये बल्ब लगा दिया मैंने अपने इस रूम में, ये बल्ब है, ये मेरा फैन है, और ये मेरा रेफ्रिजरेटर है सपोज, ठीक है, बल्ब फैन रेफ्रिजरेटर। मेरे को क्या करना है अभी, क्योंकि ठंड आ रही है भाई, मुझे फैन तो चलाना नहीं है, तो मैंने इस फैन को बंद कर दिया, फैन को बंद किया तो इस स्विच को ऑफ कर दिया, सर्किट तोड़ दिया। ये तो नहीं चलेगा, ठीक है नहीं चलेगा, लेकिन इसको मुझे बल्ब को चलाना है क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसको बंद कर दिया, बल्ब जल गया, बल्ब जल रहा है, ये बंद है, और हमारा फ्रिज भी बंद है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलल में मैं ये चीज कर सकता हूं, अलग अलग ऑपरेट कर सकता हूं सारी चीजों को। क्या मैं सीरीज में ही काम कर सकता था, देखना बताना जरा। ये बल्ब हुआ, ये फैन हुआ, और ये रेफ्रिजरेटर हुआ, और सबको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक कॉमन बैटरी से V वोल्ट की, यहां से जा रहा है आई करंट। अब मैंने कहा कि मैं इसका अलग स्विच लगा दूं, इसका अलग लगा दूं, इसका अलग लगा दूं, अरे वो सबके सब तो सीरीज में ही है। आपने अगर उनमें से एक भी की को ऑफ किया या फिर ओपन किया, ये वाली ओपन कर दी, किसी में भी करंट नहीं जाएगा यार, नहीं जाएगा ना किसी में भी। चलो ठीक है, आप कह रहे हो इसको क्लोज कर दो ना, बीच वाली को ओपन कर दो, लो चलो
अब क्या आपको क्या ये लग रहा है कि यहां तक करंट पहुंच जाएगा, ये चीज जल जाएगी, आगे ही तो नहीं जा रहा, यहां तक तो पहुंच रहा है? नहीं बेटा, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल करता है, क्लोज पाथ में फ्लो करता है हमेशा। और यहां पर पाथ ओपन हो गया, ये बीच में से टूट रहा है ना सर्किट, जब तक ये क्लोज नहीं बनेगा करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब एक भी इक्विपमेंट नहीं चलने वाला। तो अगर आप चला रहे हो रूम में तो सारी चीजें चल रही हैं, लाइट भी चलेगी, फैन भी चलेगा, रेफ्रिजरेटर भी चलेगा। जबरदस्ती है भाई, ठंड हो रही है यार, मुझे नहीं चलाना फैन। तो मैं क्या करूंगा, डोमेस्टिक वायरिंग में मैं सिर्फ पैरेलल वायरिंग यूज करूंगा। ठीक है, क्यों? उसकी दो तीन वजह है। पहली कि मैं उसको अलग अलग ऑपरेट कर सकता हूं अलग अलग स्विच से, और दूसरी ये बेटा कि उन सभी को सेम वोल्टेज मिलना बहुत जरूरी होता है पैरेलल में। मैंने जैसा बताया था कि जितना ही वोल्टेज यहाँ उतनी वोल्टेज यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज और यहाँ पर भी वी वोल्टेज पहुंचेंगे। बट जब सीरीज में लगा देंगे तो इसमें वी नहीं पहुंचेगा, कम पहुंचेगा, इसमें और कम पहुंचेगा, इसमें और ही कम पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो पहली वाली चीज जो वो तो अपने फुल एफिशिएंसी से जलेगी, लेकिन जब इससे जो वोल्टेज बचेगा वो आगे जाएगा। फिर ये इसको तो 220 चाहिए, लेकिन इसको मिल रहा है कुल 100-150 वोल्ट मिला, तो ये भी अपनी एफिशिएंसी से नहीं चल पाएगा और ये भी नहीं चल पाएगा। तो अगर हमने 3 बल्ब ऐसे लगा दी ना सीरीज में सपोज, तो वो डिम 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 ऐसे होते जाएंगे, वो कम 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 ग्लो करेंगे वो। समझ आया? इसलिए हम बेटा पैरेलल को प्रेफर करते हैं और सीरीज को नहीं करते डोमेस्टिक वायरिंग में। आपको आंसर आपका मिल गया होगा। आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं बेटा इलेक्ट्रिक पावर पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इलेक्ट्रिकल पावर बताओ क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है ना बेटा, जैसे मैकेनिकल पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो हम कहते हैं कि पावर होती क्या है, तो पावर का मतलब है कि मैं कितना काम कितने कम समय में कर सकता हूं, मतलब कितना ज्यादा काम कितने कम समय में मैं निपटा सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, वो मेरी पावर बताएगी। ठीक है, अगर मैंने बहुत सारा काम जल्दी से जल्दी कर दिया तो मेरी पावर ज्यादा है, ये होती है पावर यार, ये नहीं होती डोले सोले बताना, ये पावर नहीं होती। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, समझ आ गया? यही चीज बेटा इलेक्ट्रिकल पावर में भी हो जाती है। तो जब हम इसको पावर की बात करते तो ये तो जूल में नापी जाती है, किसमें? जूल में। और टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है मेरे बच्चे वाट। वाट लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा, कहते ना ऐसे तो ये वाट होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ठीक है बेटा, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। ये बच्चों आपको डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। 1 वाली जितनी बताई, 1 वोल्ट बताया, 1 एम्पियर बताया, फिर 1 ओम बताया। ठीक है, फिर हमने बताया कि 1 वाट। समझ आ गया ना सारी चीजें? चलो, तो 1 वाट ऑफ पावर ऑफ 1 वाट कैन बी डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। सिंपल हो गई डेफिनेशन। 1 वाट पावर कैन बी डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। खत्म, ये डेफिनेशन है। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है यार, आसानी से सब कर सकते हो। अब बेटा बात आती है कि जो P है, P का फॉर्मूला क्या होता है? W/T होता है ना, W/T होता है। लेकिन आपको मैंने ना एक V का फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वहां बताया था मैंने W/Q होता है, बताया था ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी वीडियो में बताया था। V इज इक्वल टू W/Q यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अच्छा एक मैंने ये बताया था कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। यहां से Q की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? IT आ जाएगी। क्या आ जाएगी? IT। मैं आपको ना वो डेरिवेशन करा रहा हूं जो शायद ही बुक में कराते हैं, सभी टीचर्स वगैरह भी नहीं कराते आई थिंक ज्यादा, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मतलब आता नहीं है वैसे। बट अगर आपको बेसिक पता चल जाए उसके पीछे की चीज के आया कहां से तो मजा आ जाता है यार, है ना? तो सीख लेना मेरे बच्चे। Q इज इक्वल टू IT आया, यहां रखो IT। अब Q की जगह IT रखा, अब मैं W की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो IT इधर मल्टीप्लाई में V के साथ आ जाएगा, तो V इंटू IT हो जाएगा, V इंटू I इंटू T। W की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो W की वैल्यू ये आ गई। और हमने अभी क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है, ये पढ़ा ना P इक्वल टू W/T होता है। अगर मैं इस W की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो P इक्वल टू W/T होता है, यानी कि V इंटू I इंटू T अपॉन में क्या है? T। T से T कटा, क्या आ गया? V इंटू I। तो पावर की वैल्यू क्या आई? VI। क्या आई? VI VI मतलब वोल्टेज इंटू करंट आई। ठीक है बेटा, तो P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है, VI वॉट्स। समझ आया बच्चों?
अब इसके हम पावर के ना कुछ और फॉर्मुलेस भी डिस्कस करते हैं, कुछ 2-3 फॉर्मुलेस और हम इसी से बना सकते हैं, देखना कौन कौन से हैं वो। क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है और ओम्स लॉ में हमने क्या देखा है कि V इजिकल्स टू आई आर होता है, I इजिकल्स टू V अपॉन आर होता है, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता है। और अभी अभी हमने निकाला कि P इजिकल टू तो V आई होता है, ठीक है बेटा। V की वैल्यू ये आई आर, में V की जगह रख देता हूं, यहाँ पे V की जगह रख रहा हूं मैं आई आर, और ये इंटू में I तो ये लिखा हुआ है एज इट इज। मुझे बताओ I इंटू आई क्या बनेगा, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर आर हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आई, एक आई स्क्वायर आर, ये है बेटा सेकंड फॉर्मूला। ये भी एक पावर का फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, ठीक है। दूसरा एक और निकालते हैं, यहां आई की वैल्यू रख दी ये वाली में, V अपॉन आर यहां रख दूं, देखना क्या आएगा फिर। V तो ये एज इट इज आई की जगह रख रहा हूं मैं, V अपॉन आर, तो V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा आर, ये क्या है पावर का तीसरा फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि क्यों निकाले जा रहे हो भैया इतने सारे फॉर्मूले, तो मेरे बच्चे ये तीनों ही फॉर्मूले हम अलग अलग कंडीशंस में यूज करते हैं। जैसे सपोज करो आपको पावर पूछ रहा है और आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी है, पावर पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट व्हाट इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू दी हो, वोल्टेज ना दिया हो, वोल्टेज ना दिया हो, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो वोल्टेज की नीड नहीं है, वोल्टेज आ रहा है क्या इसमें, नहीं है ना, तो पावर निकालने के लिए हम आई और आर का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हमें वैल्यू दी हो वी और आर की, आई ना दिया हो, तो हम सीधा इससे निकाल लेंगे। तो ये तीनों फॉर्मुलेस हमारे पास आते हैं, इनसे हम निकाल सकते हैं आराम से कोई भी पावर की वैल्यूज। अब बेटा आगे आती है हीट एनर्जी क्या होती है। तो बेटा हीट एनर्जी जो जनरेट होती है ना, जैसे मैंने कहा नाइक्रोम के वायर से हमने हीटर से हीट एनर्जी बना दी, तो वो जो हीट एनर्जी वो कैसे कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आ गई हमारी। हीट एनर्जी को डिनोट करते हैं हम H से, ठीक है। H इज इक्वल टू होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि P इंटू टी, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर किसकी वैल्यू थी, P की तो थी, अभी देखा था ना पीछे, पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी हो गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि H भी क्या एक एनर्जी तो है, अगर हम P की वैल्यू यहां से निकालो तो E अपॉन टी आएगा ना, E अपॉन टी, और E एनर्जी और W भी एक तरीके से एनर्जी होता है, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का यूनिट भी सेम सेम होती है, जूल जूल होती है। और अभी पढ़ा था ना पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, पढ़ा था ना, देखा, सारी चीजें रिलेटेड है यार, सारी चीजें रिलेटेड है, आप एकदम समझ जाओगे अच्छे से जब, तो आपके टिप्स पे आ जाएंगे सारे फॉर्मुले, सारे डेफिनेशन, सभी चीजें, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मुलेस भी ध्यान रखने कि H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, और H इज इक्वल टू P इंटू टी भी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब बात आता है बेटा, सॉरी ये हीट एनर्जी है, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। तो गाइस देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम नापते हैं मेरे बच्चे किलोवाट आवर में, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। जैसा तुम लोगों ने देखा होगा, जो हमारे घर पे एनर्जी मीटर लगा होता है ना, जो मीटर लगा होता है घर में, ठीक है, जिसमें रीडिंग आती है, बिल आता है, वही इन एनर्जी मीटर कहलाता है वो, ठीक है। एनर्जी मीटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापता है, उसका काम ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापना, तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसका मतलब ही मुझे दिख रहा है कि किलोवाट और आवर। अब किलोवाट का मतलब क्या बेटा, ये पावर है, और पावर में इंटू किसकी कर रहा हूं, आवर की। आवर क्या होता है, टाइम होता है, तब जाकर मेरी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी हो गया ना। अभी अभी H इज इक्वल टू भी P इंटू टी लिखा था ना मैंने। आप कहोगे यार क्या कर रहे हो भैया आप, P इंटू टी, H को भी बता रहे हो, E को भी बता रहे हो, तो बेटा H भी क्या है, हीट एनर्जी, E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी ना, तो वो तो दोनों तो पावर इंटू टाइम करके आएंगी ना, इसलिए आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो किलोवाट आवर को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, तो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करूंगा ये बताओ। 1 किलोवाट आवर वैल्यू तब आएगी जब 1 किलोवाट का एक लोड 1 घंटे तक चलाया जाए। जैसे 1 किलोवाट की कोई मशीन है, 1 किलोवाट की सपोज कोई मशीन है, कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, वॉशिंग मशीन मान लो, चलो 1 किलोवाट की, ठीक है, 1 किलोवाट की यानी कि 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अभी वाट बताई थी ना मैंने, पावर की यूनिट, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। किलो जहां भी दिख जाए ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, तो 1 किलोवाट में तो 1000 वाट। तो 1 किलोवाट वाले लोड को
अगर मैं 1 घंटे तक चलाऊं, मतलब वॉशिंग मशीन ली मैंने, 1 किलोवाट की है वो, उसकी रेटिंग कितनी है वॉशिंग मशीन की, 1 किलोवाट। उसको मैंने 1 घंटे चलाकर रखा, धुआंधार कपड़े धोए जा रहा हूं, ठीक है, 1 घंटे तक। तो उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 किलोवाट आवर कंज्यूम होगी। कितनी होगी बेटे, 1 किलोवाट आवर। समझ आया 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो। जब आपसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कैसे पूछेगा, आपको दे देगा भाई पावर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पावर निकालनी पड़ेगी। कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाए पावर निकाल लो। पावर निकालने के फॉर्मूले आपको तीन तीन बताए अभी, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तीन फॉर्मूले हैं, P निकाल लोगे आप, कैसे भी निकाल लोगे। फिर टाइम की वैल्यू दे देगा कि भाई 1 घंटे चलाई, 2 घंटे चलाई, आधा घंटे चलाई, आधा घंटा चलाई तो उसको 1/2 आवर लिखोगे। सभी को लिखना आवर में ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पावर इंटू टाइम कर दोगे, आपका एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन और सुन लो बेटे लास्ट, कि 1 किलोवाट आवर में ना 36 लाख जूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 36 लाख जूल्स। ये रिलेशन याद रखना बेटा, ठीक है। ऐसे भी बोल सकता हूं मैं इसी चीज को कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 अगर मैं लगा दूं 3.6 तो 10 की पावर कितनी बनेगी, 5 जीरोस था ही और एक पॉइंट लगाया तो 6 जीरोस हो जाएंगी, कितना जूल्स हो जाएंगे, ठीक है बेटे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। या सीधा याद रखो 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल्स होते हैं। क्योंकि कई बार आपसे एनर्जी पूछेगा, किलोवाट आवर में नहीं पूछेगा, वो कहेगा जूल्स में बता निकाल के भाई। तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, आपको बताया भैया ने क्या, कि 36 लाख से आप डिवाइड कर दोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, जूल में वैल्यू आ जाएगी। हाँ अगर किलोवाट आवर में रखे तो उसको डिवाइड में लेके आएंगे ना, तब आएगी ना जूल्स में। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। हम सॉरी, अगर किलोवाट आवर में आपको वैल्यू दी है, गलत मत सुनना, अगर आपको किलोवाट आवर में दी है और जूल्स में पूछ रहा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स हैं तो 2 किलोवाट आवर में कितने होंगे, तो 2 इंटू इतने होंगे, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है बच्चे, आगे समझ में। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। हीटिंग इफेक्ट मैंने लास्ट में लिख ही दिया है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पूरा चैप्टर हमने इस वीडियो में खत्म कर दिया है, ठीक है बच्चों। ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता लगा होगा कि क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ PYQs डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह, हम सारी चीजें उसमें रखेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना और बेटा लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर प्लीज जरूर करना अपने उन दोस्तों को जिनको कहीं भी दिक्कत आ रही है। और मुझे कमेंट करके बता दो आपको जो भी चैप्टर पढ़ने हो, तो मैं उसी पर अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।